अधिगम और उनके सिद्धांतों के नाम प्रतिपादक, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है पूरे यूपीटेट के एग्जाम का और बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। तो चलिए इसको जरा ट्रिक से याद करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि इनकी किताब का नाम भी था एजुकेशनल साइकोलॉजी। इन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा। पिंजरे के अंदर से बिल्ली बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। क्यों? क्योंकि बाहर थी मछली। तो इन्होंने कहा मछली बिल्ली के लिए स्टिमुलस यानी उद्दीपक है और ये उद्दीपक मछली को कोई रेस्पॉन्स, कोई क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इन्होंने कहा जब जब कोई उद्दीपक होगा तब तक हम काम करेंगे, हमारी अनुक्रिया निकलेगी। तो इसको उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट में एसआर थ्योरी भी कह सकते हैं। ये बिल्ली जो थी ये बाहर निकलने के लिए कितनी बार प्रयत्न करती है। 10 दिन में जाके बिल्ली सीखती है कि मेरे को पिंजरा कैसे खोलना है। तो बार बार ट्राई करती है, बार बार गलतियां होती है, एंड में जाकर सही अनुक्रिया करना सीख जाती है। तो थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के लिए ये कहा कि सीखना एक बार में नहीं होता, कई गलतियां होती हैं। तो ट्राई और एरर मेथड, यानी इसे ही प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे संबंधवाद यानी कनेक्टिविज्म का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये कहते हैं कि जब जब कोई उद्दीपक होगा जो हमें उत्तेजित करेगा तब तब हम कोई काम करेंगे जो कि अनुक्रिया होगी। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध होता है, कौन कहते हैं? थॉर्नडाइक। दूसरा सिद्धांत पावलोव का, जिन्हें 1904 में अपने सिद्धांत पर काम करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। पावलोव रशिया के मनोवैज्ञानिक थे और सबसे बड़ी बात कि पावलोव साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने कुत्ते को घंटी पर लार टपकवा दी थी। घंटी पर लार टपकवा दी थी कुत्ते को। तो क्योंकि घंटी पर लार टपकना बड़ा अजीब लगता है, तो जाहिर सी बात है कुत्ते के दिमाग में खाने और घंटी दोनों के बीच के फर्क को खत्म कर दिया था पावलोव ने। तो घंटी पर लार टपकना तभी हो सकता है जब कुत्ता जो था वो भोजन जो कि यूसीएस होता है और घंटी जो कि सीएस है, दोनों को एक मान ले। तो घंटी का बॉन्ड बन जाए भोजन के साथ और कुत्ते को लगने लगे कि घंटी के बजने का मतलब ही है खाना आना। तो इसीलिए इसे अनुकूलित अनुक्रिया, क्योंकि बॉन्ड बन गया है घंटी का और भोजन का। तो कंडीशनड रेस्पॉन्स, क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि भारत जैसे देश में क्लासिकल, ट्रेडिशनल, परंपरागत तरीके से मम्मियां भी ऐसा ही अनुबंधन बना रही हैं करके बच्चों को सूसू करा देने पर। तो क्लासिकल या ट्रेडिशनल या इसको शास्त्रीय अनुबंधन भी कहते हैं, क्योंकि नकली उद्दीपक और असली उद्दीपक था भोजन और नकली उद्दीपक था क्या? घंटी। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है कुत्ते के दिमाग में। कुत्ता भोजन को घंटी और घंटी को भोजन, यानी घंटी बजने का मतलब ही भोजन आना है, ये उसके दिमाग में बैठ चुका है। तो दोनों उद्दीपकों के बीच में बॉन्ड बना है, तो एसएस थ्योरी कहते हैं। और ये बड़ा अजीब तरीके का कॉम्बिनेशन है, तो कंडीशनड रिफ्लेक्स प्रत्यावर्तन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया। स्किनर बॉक्स में चूहे को बंद किया। चूहा मजे से आराम से उस बॉक्स में पड़ा रहता था, लेकिन वो उस बॉक्स में लगे लीवर यानी एक मशीन उसको दबाता तब था जब उसे भूख लगती थी या प्यास लगती थी। तो स्किनर ने कहा कि हम कोई भी अनुक्रिया या जो काम करते हैं वो किसी उद्दीपक के चलते नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं कि बदले में हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो किसी भी अनुक्रिया के होने में मिलने वाले रिजल्ट, मिलने वाले परिणाम, मिलने वाले रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का रोल है। तो इसीलिए इसे नाम दिया जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशन। अब क्रिया प्रसूत या ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब क्या है कि कोई भी क्रिया इसलिए नहीं होती क्योंकि कोई उद्दीपक है, बल्कि इसलिए होती है कि बदले में हमें कुछ अपने मतलब का मिल रहा होता है। इसे हम कहते हैं कि चूहा एक्टिवली खुद से जाके लीवर को दबाता था। तो सक्रिय अनुबंधन या फंक्शनल कंडीशनिंग, कार्यात्मक अनुबंधन आपका काम बनता है। ये थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी के अपोजिट है, क्योंकि ये कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट, रिजल्ट जो मिलेगा
वो इंपॉर्टेंट होगा किसी भी अनुक्रिया को करने में। तो इसे हम कहते हैं RS थ्योरी, या इसी को आप R टाइप थ्योरी या R टाइप कंडीशनिंग भी बोलते हैं। यहाँ R का मतलब क्या है? R का मतलब रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट, क्योंकि जो मिलने वाला आपको पुनर्बलन है, जैसे चूहे को मिलता था लीवर दबाने के बाद आटे की गोलियां और पानी, तो वो उसके लिए रीइंफोर्समेंट था, वो उसके लिए पुनर्बलन था कि वो दोबारा उस लीवर को दबाएगा। तो इसे हम R टाइप कंडीशनिंग थ्योरी, RS थ्योरी भी कहते हैं। और क्योंकि वो लीवर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक निमित्त है, एक साधन है, जिसकी बदौलत चूहा आटे की गोलियां और पानी पी रहा है, तो उसे हम नैमित्तिक अनुबंधन या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। कोहलर जो कि गेस्टाल्टवादी थे, उनके सिद्धांत को सूझ और अंतर्दृष्टि या इनसाइट थ्योरी के नाम से हम जानते हैं, जिसमें कोहलर ने सुल्तान नाम के चिंपांजी पर प्रयोग किया था। वो प्रयोग कैनरी आइलैंड के ग्रुप पर, टेनरिफ एक आइलैंड था, उसमें किया गया था। और इस सुल्तान नाम के चिंपांजी ने अपनी सूझबूझ से पूरी तरीके से प्रॉब्लम को समझकर फिर प्रॉब्लम का समाधान निकाला था। फिर आते हैं एडविन रे गुथरी। गुथरी का प्रयोग था खरगोश पर और एक बच्चे पर। तो गुथरी ने कहा कि बच्चा जो पहले खरगोश से डरता था, वो धीरे धीरे खरगोश की उपस्थिति में डरना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि खरगोश को जब बच्चा खेलता था तो पहले दिन खरगोश को बच्चे से 4 फीट की दूरी पर रखा गया, दूसरे दिन 3 फीट, तीसरे दिन 2 फीट, और उसके बाद धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि वो खरगोश बच्चे की गोद में ही खेलने लग गया और बच्चा एकदम नॉर्मल था। तो गुथरी ने कहा कि कभी भी सीखने में अभ्यास और पुनर्बलन का कोई रोल नहीं होता। अभ्यास और पुनर्बलन का कोई रोल नहीं होता। अभ्यास और पुनर्बलन का कोई रोल नहीं होता। किसने कहा? गुथरी ने। एक अकेला इंसान जो कह रहा है सीखने में कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, कोई पुनर्बलन की जरूरत नहीं कि आपके जब क्वेश्चन अच्छे होते हैं, सही से सॉल्व होते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, यस हम अच्छा पढ़ रहे हैं, बोले कोई जरूरत नहीं। इन्होंने कहा उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में समीपता ले आइए, अपने आप सीख जाएंगे। जैसे खरगोश और अल्बर्ट नाम के बच्चे के बीच में खुद एडविन रे गुथरी साहब ले आए थे, क्योंकि इसे समीपता, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच की समीपता की बात करते हैं तो इसे समीपता का सिद्धांत कहते हैं। ये कहते हैं कि अभ्यास और पुनर्बलन को हटा दीजिए, इसकी जगह सीखना एक ही झटके में होगा। तो क्योंकि ये अभ्यास और पुनर्बलन को स्थानापन्न, हटाने की बात करते हैं, रिमूव करने की बात करते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूशन सिद्धांत। इनका कहना है सीखना एक ही प्रयास में होता है, तो इनके सिद्धांत को एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं। ये वही गुथरी हैं जिन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की बुरी आदतों को अगर छुड़ाना है तो उसके लिए 3 तरीके का प्रयोग करना होगा। थकान विधि, वो बुरी आदत उससे तब तक कराइए जब तक वो खुद ही न थक जाए, फिर एक दिन वो उसे छोड़ देगा। दूसरा आपका अपोजिट अनुबंधन विधि, असंगत अनुबंधन विधि, कि जैसे अगर कोई शराब का आदी है तो आप उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर कीजिए कि जब जब तुझे शराब की तलब लगे तो कोल्ड ड्रिंक पीना। तो असंगत अनुबंधन विधि जिसे बोलते हैं। और तीसरी जिसे बोलते हैं दहली विधि, थ्रेशहोल्ड मेथड, कि किसी काम को, किसी बुरी आदत को बहुत धीरे धीरे करके छुड़ाया जाए ताकि व्यक्ति को महसूस भी न हो। जैसे यहाँ पर अल्बर्ट नाम के बच्चे का जो खरगोश से डर था उसे हटाया गया। फिर आते हैं अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि जरूरी नहीं हर काम हम खुद से ही करके सीखें, है ना, दुनिया को देख के भी सीखना चाहिए। अगर आपको पता है कि भाई आपसे पहले वाला यहाँ रखे हुए पत्थर से टकरा के गिर गया, तो आप खुद जाके भी तो मजे थोड़ी न लोगे, यानी हम दूसरों को देखकर भी तो सीखते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा ने कहा हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, इसलिए इसे अवलोकनात्मक, प्रेक्षणात्मक या ऑब्जर्वेशनल थ्योरी कहते हैं। अवलोकन करके सीखना, प्रेक्षण करके सीखना या ऑब्जर्व करके सीखना, क्योंकि हम समाज से सीख रहे हैं, समाज में रहकर सीख रहे हैं, समाज को देखकर सीख रहे हैं, तो इसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। अब समाज में हम किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को तो अपना मॉडल नहीं बना लेंगे, कोई एक तो होता होगा जिसे हम अपना रोल मॉडल बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं।
तो इसे हम मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं। अब वो मॉडल हमारा प्रतिनिधि है, जैसे वो करता है हम बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो इसे प्रतिनिधि मूलक या विकैरियस थ्योरी भी कहते हैं। सारे नाम याद करिएगा साहब, आ जाए। फिर आते हैं डेविड ऑसबेल। डेविड ऑसबेल वही हैं जिन्होंने अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान दिया है, जिन्होंने अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान दिया है। क्या दिया है? अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान। अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान यानी इन्होंने कहा टीचिंग में एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, कि अगर टीचर साहब शुरू में ही एडवांस में ही ऑर्गेनाइज कर लेंगे उन्हें क्या कराना है, कैसे कराना है, तो आसान हो जाएगा। तो डेविड ऑसबेल ने कहा लर्निंग अच्छी हो जो शाब्दिक हो और अर्थपूर्ण हो, हम रटे नहीं, हम अर्थ समझे हर शब्द का। फिर कुट लेविन, आओ मेरे क्षेत्र में तुम्हें कूट कर रख देंगे। तो कुट लेविन का सिद्धांत क्षेत्र सिद्धांत है, क्योंकि आप अपने जीवन में कभी ना कभी तो किसी न किसी क्षेत्र में कुटे होंगे, है ना, डिफीट तो खाई ही होगी, तो इसे जीवन दायरा या क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। कर्षण और सदिश सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इस जीवन दायरे में, इस वातावरण में ऐसी तमाम शक्तियां हैं जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। कर्षण और सदिश सिद्धांत। और तलरूप, हमेशा तलरूप, हमेशा जमीन पर रहना सीखिए, तो हम इसे तलरूप सिद्धांत भी कहते हैं। टॉलमैन, लंबा आदमी। टॉलमैन साहब को उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं। टॉलमैन ने चूहों पर प्रयोग किया था, भूल भुलैया में 2 बार चूहे छोड़े थे, और फिर ये कहा था कि चूहे जो हैं उनके दिमाग में भूल भुलैया का नक्शा बन गया था, तो उनको पता था कि उन्हें कहाँ जाना है। तो इन्होंने कहा कि भैया हमें कई बार पता ही नहीं होता कि हम सीख चुके हैं, लेकिन हमें जब जरूरत नहीं पड़ती तब तक हमें लगता है हमें आता ही नहीं है। तो इसे कहते हैं अदृश्य गुप्त सुप्त या लेटेंट लर्निंग, कि पता ही न लगे कि सीख चुके हैं। अदृश्य गुप्त सुप्त या लेटेंट लर्निंग, और हमारे दिमाग में सीखे हुए का मैप बन जाता है, तो मानसिक नक्शा, मानसिक चित्रण या कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी। चिन्ह सिद्धांत, दिमाग में मैप का चिन्ह बन जाता है, तो साइन थ्योरी भी कहते हैं। फिर आते हैं ब्रूनर भैया। ब्रूनर भैया वो हैं जिन्हों को आप आधुनिक संज्ञानवाद, आधुनिक निर्मितवाद या आधुनिक रचनावाद का जनक कहते हैं। तो इनके सिद्धांत का नाम ही है निर्मितवाद या रचनावाद हो गया। कार्ल रॉजर्स कहते हैं काल करो या आज करो, रोज रोज अनुभव प्राप्त करोगे तो वो दिमाग में रहेगा। तो कार्ल रॉजर्स का सिद्धांत को हम अनुभवजन्य लर्निंग का सिद्धांत यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थ्योरी कहते हैं, कि हमें एक्सपीरियंस रहना, जब हम खुद से अनुभव प्राप्त करेंगे तो वो हमें याद रहेगा। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ बताती है। एआई एस्ट्रोलॉजर्स कुंडली के बेस पर लव, करियर और लाइफ, हम खुद से अनुभव प्राप्त करेंगे तो वो हमें याद रहेगा। अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, हर आवश्यकता ने आपको, मुझे, हम सबको मसल कर रख दिया। तो अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत कहते हैं, कि भैया एक आवश्यकता पूरी होती है तो आदमी दूसरी आवश्यकता की तरफ, दूसरी हो जाती है तो तीसरी की तरफ बढ़ता है, तो आवश्यकताओं का एक सीक्वेंस होता है। तो किसने कहा? अब्राहम मैस्लो। तो हमें आवश्यकताओं ने मसल कर रख दिया। रॉबर्ट एम गैने, ये एम गैने, रॉबर्ट एम गैने हैं जिन्होंने कहा कि लर्निंग के 8 प्रकार होते हैं, और एक प्रकार जब हम सीख जाते हैं तो फिर दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। तो इन्होंने अधिगम की, लर्निंग की सोपानगी, हायरार्की बताई है। तो लर्निंग की सोपानगी 8 सीढ़ियां बताई हैं। किसने? रॉबर्ट एम गैने। तो गैने साहब की गिनो कितनी अधिगम सोपानगी है। सोपान का मतलब होता है सीढ़ियां। तो रॉबर्ट एम गैने से याद रखना, गिनो, गिनो रॉबर्ट एम गैने की कितनी अधिगम लर्निंग की सीढ़ियां हैं, तो कहोगे 8। तो इन्होंने लर्निंग की सोपानगी 8 हायरार्कीज दी हैं। क्लार्क हल, क्लार्क हल ने कहा हर प्रॉब्लम का हल निकलता है, हर प्रॉब्लम का हल निकलता है अगर हमें पुनर्बलन, प्रबलन, सबलीकरण या रीइंफोर्समेंट मिले, है ना। अगर आपको मैं प्यार करूं कि वाह आपने कितना अच्छा जवाब दिया, आप इन सारी थ्योरीज को सुनने के बाद, समझने के बाद अब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो तो झटकों में आपको सॉल्व हो जाए, तो क्या कहोगे? तो आप कहोगे कि हाँ यार हर प्रॉब्लम का हल निकल गया। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो क्लार्क हल ने कहा हर प्रॉब्लम का हल होता है कैसे?
अगर हमें पुनर्बलन, प्रबलन, सबलीकरण या रीइंफोर्समेंट है। इनके सिद्धांत को हम गणितीय सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि